Assalamu alaikum dear students. This is Dr. Zahid Nazir. Dear students, in previous lecture we have discussed the nucleus of eukaryotic cell. Today we will discuss about the cytoplasm. Dear students, जैसा कि आप जानते हैं, in case of the eukaryotic cell, the region from cell membrane, this is called cell membrane, or we can say that plasma membrane, and this is called nucleus. अब न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के दरमियान ये जितना भी रीजन है, इस रीजन को हम नाम देते हैं, न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के दरमियान जितना भी रीजन है, दैट इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म. क्या नाम दिया जाता है? इसे हम नाम देते हैं साइटोप्लाज्म. तो आप ये बताएंगे डेफिनेशन वाइज, the region between the nuclear membrane and cell membrane, or we can say that plasma membrane, in the eukaryotic cell, that is called cytoplasm. वो रीजन, वो एरिया जो कहां पर मौजूद है, in between the nuclear membrane, this nuclear membrane, and to the cell membrane, that is called cytoplasm. और साइटोप्लाज्म को अगर हम देखें तो साइटोप्लाज्म के दो कंपोनेंट्स होते हैं. साइटोप्लाज्म जो है वो दो कंपोनेंट्स पर बेस करता है. एक है साइटोसोल और दूसरा है सेल ऑर्गेनेल्स. एक हम नाम देते हैं साइटोसोल और दूसरा है सेल ऑर्गेनेल्स. क्या नाम देते हैं? सेल ऑर्गेनेल्स. एंड द सेकंड वन इज, और वी कैन से दैट साइटोसोल. अब याद रखिएगा, साइटोसोल एक जेली लाइक फ्लूइड है. इट इज अ जेली लाइक solution, or we can say that fluid. Okay, contains, इसमें क्या क्या होता है? अमीनो एसिड्स, इसमें मौजूद होते हैं फैटी एसिड्स, इसमें मौजूद होते हैं ग्लूकोज, इसमें मौजूद होते हैं आयंस, साल्ट्स, एज वेल एज वाटर. और ये एक ऐसा जेली लाइक फ्लूइड है जिसमें साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स फ्लोट करते हैं, और वी कैन से दैट द ऑर्गेनेल्स are immersed in साइटोसोल. कहाँ होते हैं ये? साइटोसोल के अंदर इमर्स्ड होते हैं. इसमें क्या क्या है? ग्लूकोज है, आयंस हैं, साल्ट्स हैं, वाटर है, अमीनो एसिड है, फैटी एसिड्स हैं. ये एक जेली लाइक फ्लूइड है. कहाँ पर मौजूद है? सेल के साइटोप्लाज्म में, जिसके अंदर याद रखिएगा डिफरेंट टाइप के सेल ऑर्गेनेल्स मौजूद होते हैं. क्या मौजूद होते हैं? सेल ऑर्गेनेल्स.
और ये वो ऑर्गेनेल्स हैं जो कि यूकैरियोटिक सेल के अंदर होना लाजमी है। तो इस साइटोसोल के अंदर मौजूद है साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स जो कि वेरियस फंक्शन परफॉर्म करते हैं इन द सेल। अब ये सेल ऑर्गेनेल्स को बेसिकली हम डिवाइड करते हैं दो ग्रुप्स में। एक तो याद रखिएगा मेम्ब्रेन बॉन्डेड, वो ऑर्गेनेल्स जिनके अंदर क्या, जिनके अराउंड क्या होती है, मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल्स, और दूसरा नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स। अब दो किस्म के ऑर्गेनेल्स हमने देखे जो कि सेल के साइटोसोल के अंदर मौजूद हैं। कितने टाइप के ऑर्गेनेल्स हैं? दो टाइप के। मेम्ब्रेन बाउंडेड, जिन्हें फिर हम डिवाइड करते हैं दी डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स, और दूसरा याद रखिएगा सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल्स, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स। तो जो डबल मेम्ब्रेन बाउंड के साथ हैं, जिनके पास दो मेम्ब्रेन्स होती हैं, याद रखिएगा उनमें हमारे यूकैरियोटिक सेल में नंबर 1 इज माइटोकॉन्ड्रिया, then endoplasmic reticulum, then Golgi bodies, and then प्लास्टिड्स। ये वो ऑर्गेनेल्स हैं जो कि डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड है, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्लास्टिड्स। लेकिन जब हम बात करते हैं सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल्स की, तो याद रखिएगा हमारे पास पैराऑक्सीसोम्स, ग्लाइऑक्सीसोम्स, then lysosomes, then cytoskeleton, and storage vacuole in case of plants. ओके, ये हमारे पास सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्डेड हैं। पीछे ये हमने देखा डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड, और ये सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल्स हैं जो कि सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद होते हैं। ये थे सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्डेड। लेकिन जब हम बात करते हैं इन केस ऑफ द नॉन मेम्ब्रेन बॉन्डेड, तो हमारे पास जो सेल के ऑर्गेनेल्स मौजूद हैं उनमें से the centriole and the ribosomes as well as non permanent vacuoles जो होते हैं, ये भी non membranous होते हैं, non permanent vacuoles, they are also called as द नॉन मेम्ब्रेनियस। तो ये हमारे पास सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं उनकी क्लासिफिकेशन थी। याद रखिएगा ये आपके एंट्री टेस्ट के हवाले से, आपके एमकेट के हवाले से, इन मेडिकल एंट्री टेस्ट के हवाले से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है। इसमें आपसे पूछा जा सकता है कि वो कौन से सेल ऑर्गेनेल्स हैं
आपको नंबर ऑफ ऑर्गेनेल्स की एग्जांपल दे दें और आपसे पूछा जाए कि सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल कौन से साइटोप्लाज्म के, तो आपको वो क्लासिफिकेशन याद होगी, तो आप आसानी से उसे डिटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि नॉन मेम्ब्रेन बॉन्डेड कौन से हैं, तो तब भी आप क्लासिफिकेशन याद रखेंगे तो आप उसको आसानी से डिटेक्ट कर सकते हैं और आपका आंसर जो है वो कंप्लीट हो सकता है। अदरवाइज अगर आप क्लासिफिकेशन याद नहीं रखेंगे तो आप कोई भी क्वेश्चन मिस कर सकते हैं आपके ऑर्गेनेल्स के हवाले से। ये तो हमारे पास थी क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल्स। कौन से ऑर्गेनेल्स? डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स। वो ऑर्गेनेल्स जो सेल के अंदर डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड हैं, हम उन्हें डिस्कस करेंगे, जिनमें सबसे पहले हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज द एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, याद रखिएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम जो है ये एक ट्यूबुलर नेटवर्क होता है जो थ्रू आउट दी सेल साइटोप्लाज्म में रन करता है। फॉर एग्जांपल थोड़ा सा अगर हम स्केच देखें तो ये हमारे पास एक नेटवर्क है, ट्यूबुलर नेटवर्क, जो कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से लेकर सेल मेम्ब्रेन तक थ्रू आउट दी सेल, थ्रू आउट दी यूकैरियोटिक सेल फैला हुआ होता है, जिसे हम नाम देते हैं दी एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। अब जब हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो याद रखिएगा स्ट्रक्चर वाइज इसे हम कहते हैं ट्यूबुलर नेटवर्क ऑफ लाइपोप्रोटीन। ट्यूबुलर नेटवर्क ऑफ लाइपोप्रोटीन्स। इट मीन्स हमें यह पता चल गया कि ये ट्यूबुलर नेटवर्क है, एज वेल एज इसकी कंपोजिशन वाइज ये लिपिड्स एंड प्रोटीन पर बेस करने वाला एक नेटवर्क है जो कि थ्रू आउट दी सेल साइटोप्लाज्म पाया जाता है। अब अगर हम देखें इन केस ऑफ दी टाइप्स, तो याद रखिएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम की दो टाइप्स होती हैं। हाउ मेनी टाइप्स आर देयर? 2 टाइप्स। इन 2 टाइप्स में से एक टाइप जिसे हम नाम देते हैं SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, और दूसरा RER जिसे हम नाम देते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। क्या नाम दे रहे हैं? स्मूथ नाम दे रहे हैं, और दूसरा क्या नाम दे रहे हैं? रफ। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, ये हमारे पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। ओके, तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम एज वेल एज रफ। याद रखिएगा जब हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम की बात करते हैं तो ये ऐसी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, ये ऐसे याद रखिएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम होते हैं जिनके ऊपर किसी किस्म की कोई भी राइबोसोम्स या कोई भी ग्रेन्यूल नहीं होता। याद रखिएगा इसे हम नाम देते हैं अग्रेन्यूलेटेड। इट मीन्स किसी किस्म का ग्रेन्यूल मौजूद नहीं है। इनकी सरफेस स्मूथ होती है, इनके ऊपर किसी भी किस्म के कोई भी राइबोसोम नहीं लगे होते, इसलिए इन्हें एक नाम देते हैं स्मूथ ER। अब ये याद रखिएगा कहां पाए जाते हैं? दे आर मोस्टली, वैसे तो ऑल यूकैरियोटिक सेल में है, लेकिन जो इनकी मिकदार सबसे ज्यादा है फाउंड इन एडिपोज सेल्स यानी फैट स्टोरिंग सेल्स, एज वेल एज इंटरस्टिशियल सेल्स, एज वेल एज ग्लाइकोजन
स्टोरिंग सेल्स, जिनमें हमारे पास आता है लिवर सेल्स एज वेल एज मसल सेल्स में भी। तो याद रखिएगा जहां पर ग्लाइकोजन स्टोरिंग होती है, जहां लिपिड स्टोर होते हैं, वहां पर जो है वो ज्यादा कंसंट्रेशन कहां होती है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, वो एडिपोज सेल्स में, इंटरस्टिशियल सेल में एंड ग्लाइकोजन स्टोरिंग सेल्स के अंदर सबसे ज्यादा मिकदार होगी। लेकिन इसलिए दूसरे लफ्जों में कह सकते हैं लिपिड प्रोड्यूसिंग सेल्स में कहां होगी, लिपिड प्रोड्यूसिंग सेल्स के अंदर भी याद रखिएगा जो हाई कंसंट्रेशन होगी वो किसकी होगी, ज्यादा मिकदार वो स्मूथ की होगी। रफ भी होंगे लेकिन स्मूथ की मिकदार इनके सेल साइटोप्लाज्म में, ग्लाइकोजन स्टोरिंग सेल के, एडिपोज सेल्स के, इंटरस्टिशियल सेल्स के और लिपिड प्रोड्यूसिंग सेल्स के साइटोप्लाज्म में स्मूथ की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है। ये विदाउट एनी ग्रेन्यूल होते हैं। इसी तरह जब हम बात करते हैं रफ की, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो बेटा याद रखिएगा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये जो ट्यूबुलर नेटवर्क डबल मेम्ब्रेनियस, वो तो हम पीछे बात कर चुके हैं क्योंकि हम डिस्कस ही डबल मेम्ब्रेनियस को कर रहे हैं। तो इनके ऊपर क्या होते हैं, राइबोसोम्स होते हैं। क्या लगे होते हैं, ग्रेन्यूल्स इसलिए कहा जाता है इन्हें, ग्रेन्यूलेटेड कहा ही इस वजह से जाता है कि इनकी सरफेस के ऊपर क्या मौजूद है, इनके ऊपर राइबोसोम्स मौजूद हैं। दैट्स व्हाई दे आर आल्सो कॉल्ड एज ग्रेन्यूलेटेड। ओके, ग्रेन्यूलेटेड ER भी कहेंगे क्योंकि इनके ऊपर क्या लगे हुए हैं, राइबोसोम्स अटैच होते हैं। इसी वजह से इनमें रफनेस आ जाती है और हम इन्हें नाम देते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये कहां पर पाए जाते हैं, मोस्टली दे आर प्रेजेंट इन दी प्रोटीन सिंथेसाइजिंग सेल्स। व्हाट टाइप ऑफ सेल्स, प्रोटीन सिंथेसाइजिंग सेल्स, वो सेल्स जिनके अंदर ज्यादातर प्रोटीन सिंथेसाइज होती है, चाहे वो एंजाइम की फॉर्म में हो, हार्मोन्स की फॉर्म में हो या अदर प्रोटीन की फॉर्म में हो। इसलिए मोस्टली ये हमारे जो ग्लैंड सेल्स होते हैं उसमें पाए जाते हैं, जैसा कि हमारे पास सलाइवरी ग्लैंड्स एज वेल एज पेनक्रियास या पेनक्रियाट ग्लैंड जो होते हैं, इनके अंदर ज्यादा कंसंट्रेशन जो होती है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। क्यों? क्योंकि ये आपको पता होना चाहिए, सलाइवरी ग्लैंड्स, सलाइवा के अंदर क्या होते हैं, एंजाइम्स। ये एंजाइम और एंजाइम्स आर आल्सो प्रोटीन्स। पेनक्रियाटिक जो ग्लैंड है हमारे पास, पेनक्रियाज जिसे हम कहते हैं, ये एंजाइम प्लस हार्मोन्स रिलीज करते हैं। और आपको पता है एंजाइम्स भी और हार्मोन्स भी प्रोटीन नेचर होते हैं, इसलिए कहा जाता है प्रोटीन प्रोड्यूसिंग सेल्स के अंदर सबसे ज्यादा हाई कंसंट्रेशन होती है। तो आपने याद रखना है कि इंटी टेस्ट के हवाले से कि ग्रेन्युलेटेड क्यों कहते हैं, ड्यू टू द अटैचमेंट ऑफ राइबोसोम्स। और ये मोस्टली प्रोटीन सिंथेसाइजिंग सेल में होंगे, और जिसमें हमारे पास सलाइवरी ग्लैंड एंड पेनक्रियास एंड अदर बॉडी ग्लैंड्स जो के प्रोटीन्स यानी प्रोटीन्स इन द फॉर्म ऑफ हार्मोन्स और डिफरेंट अदर प्रोटीन्स या फिर इन द फॉर्म ऑफ एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं। उनके सेल्स के साइटोप्लाज्म में कंसंट्रेशन स्मूथ की भी होगी लेकिन कम होगी एज कंपेयर टू जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो रफ टाइप होते हैं, इनकी कंसंट्रेशन ज्यादा होती है। तो ये तो हमारे पास ही 2 टाइप्स। अब जब हम बात करते हैं फंक्शंस की, तो बेटा याद रखिएगा इन केस ऑफ दी फंक्शंस, किसके फंक्शन, हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जनरल फंक्शन देख रहे हैं। पहला तो याद रखिएगा दे आर रिस्पॉन्सिबल सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। याद रखिएगा लिपिड्स और प्रोटीन्स की फॉर्मेशन में इनका बहुत बड़ा रोल है। एज वेल एज दे आल्सो एक्ट एज प्लेटफॉर्म फॉर राइबोसोम्स, क्योंकि इसमें जो रफ टाइप है वो अपने साथ राइबोसोम को अटैच करते हैं। एज वेल एज इनका काम है दी डिटॉक्सिफिकेशन। याद रखिएगा जो डिटॉक्सिफिकेशन का काम है,
डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स आर वी कैन से दैट ऑफ ड्रग्स, किसकी, जो जितनी भी ड्रग्स हैं इन सब की डिटॉक्सिफिकेशन करना, टॉक्सिक मटेरियल की डिटॉक्सिफिकेशन करना काम किसका है, राइबोसोम का। जिस तरह देखिए प्रोटीन एंड लिपिड प्रोडक्शन है, देन प्लेटफॉर्म फॉर राइबोसोम है, देन डिटॉक्सिफिकेशन है। इसी तरह जो है वो स्टोरेज एंड रिलीज ऑफ कैल्शियम आयन, स्टोरेज एंड रिलीज ऑफ कैल्शियम आयंस। अब कैल्शियम आयन का स्टोरेज भी, रिलीज भी, एज वेल एज ट्रांसपोर्ट, क्योंकि ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है इसलिए ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल में भी बहुत बड़ा रोल करते हैं। तो हमने फंक्शन वाइज देखा कि प्रोटीन एंड लिपिड सिंथेसिस, प्लेटफॉर्म फॉर राइबोसोम, डिटॉक्सिफिकेशन, स्टोरेज एंड रिलीज ऑफ कैल्शियम आयन, as well as transport of different material like proteins, enzymes and different other materials in the cell cytoplasm is the responsibility of endoplasmic reticulum। तो याद रखना कि डिटॉक्सिफिकेशन मेजर काम है, और as well as formation of membranes, as well as formation of membranes और अदर ऑर्गेनेल्स। जिस तरह अगर हम थोड़ा सा एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के बारे में आपको बताता जाऊं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम जो है ये अराइज होते हैं मेम्ब्रेन से, और एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम से अराइज होते हैं गोल्जी बॉडीज। क्या अराइज होता है, गोल्जी, और गोल्जी बॉडी से अगर तो एनिमल सेल है तो लाइसोसोम, और अगर प्लांट सेल है तो वैक्यूल। तो ये थे एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, ये है गोल्जी बॉडीज, ये है वैक्यूल, और ये है लाइसोसोम्स। इट इज इन केस ऑफ एनिमल्स एंड इट इज इन केस ऑफ प्लांट्स। तो इस तरह ओरिजिनेशन जो होती है, मेम्ब्रेन फॉर्मेशन जो होती है, नए ऑर्गेनेल्स बनते हैं, वो उसमें भी एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम का रोल है। तो ये हमारे पास फ्यू इंपॉर्टेंट फंक्शंस थे जो आपके एमकैट के हवाले से मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, और इसमें से आपके क्वेश्चनिंग की जा सकती है आपसे। देन नेक्स्ट वन हमारे पास जो ऑर्गेनेल है दैट इज द माइटोकॉन्ड्रिया। अब हम डबल मेम्ब्रेन में फर्स्ट वन पढ़ चुके हैं, दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, एंड देन द सेकंड वन दैट इज कॉल्ड माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, जिसे हम कॉन्ड्रियोसोम भी कहते हैं। कॉन्ड्रियो लो एनिमल्स एंड स्पेशली प्लांट्स में इसे कॉन्ड्रियोसोम भी कहा जाता है। ओके, अब ये कॉन्ड्रियोसोम अगर हम इसे स्ट्रक्चर वाइज देखें तो याद रखिएगा डबल मेम्ब्रेनियस तो है ही है, इसमें डबल मेम्ब्रेन होती है, इनकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरह की होती है। इसके अंदर डबल मेम्ब्रेन्स होती हैं। क्या होती हैं बेटा, डबल मेम्ब्रेन्स, और जो इनर मेम्ब्रेन होती है दैट इज कॉल्ड दी क्रिस्टी। अब ये रॉड लाइक होते हैं। ओके, इनकी जो इनर मेम्ब्रेन है उन्हें हम नाम देते हैं क्रिस्टी। क्या नाम देते हैं, इनर मेम्ब्रेन को क्रिस्टाई का नाम देते हैं। रॉड लाइक होते हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों सेल्स में होंगे। बल्कि हम ये कह सकते हैं कि ऑल यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर, मोस्ट ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर अबाउट या एक्सेप्ट फ्यू सेल्स माइटोकॉन्ड्रिया ऑल यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर मौजूद होते हैं। स्ट्रक्चर वाइज रॉड लाइक है, इनर मेम्ब्रेन को क्रिस्टाई कहा जाता है, और इसकी क्रिस्टाई जो होती हैं इट इज फिल्ड विद द फ्लूइड दैट इज कॉल्ड मैट्रिक्स, और इस मैट्रिक्स के अंदर मौजूद होते हैं एंजाइम्स
जिन्हें हम नाम देते हैं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। दिस इज कॉल्ड मैट्रिक्स और इट इज फिल्ड विद दी एंजाइम्स। अब क्रिस्टाई के अंदर क्या होते हैं? एंजाइम्स मौजूद होते हैं। इसी मैट्रिक्स के अंदर क्या है? हमने देखा अभी अभी के एंजाइम्स मौजूद होते हैं। ये एंजाइम्स, अब हमने देखा इसकी स्ट्रक्चर, और मे बी वन एंड मे बी मोर देन वन इन ईच सेल। लाजमी नहीं कि एक ही हो, एक से ज्यादा भी होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया किसी भी सेल के अंदर, यह आपने याद रखना है। और देन दी फंक्शन अगर हम देखें तो फंक्शन वाइज फंक्शन से पहले यहां से एक बहुत ही क्यूरियस आपके पास इसका कैरेक्टर बताया जाए आपको कि माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना डीएनए एंड आरएनए होता है। दिस इज डीएनए एंड दिस इज आरएनए। इसी की वजह से इन्हें हम नाम देते हैं सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल्स। फंक्शन वाइज इसे हम क्या कहते हैं? सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल का नाम देते हैं। क्यों कहा जाता है? बिकॉज हैविंग सेल्फ रेप्लिकेटिंग है, बिकॉज ये क्या है? सेल्फ रेप्लिकेटिंग है एंड इनके पास ऑन डीएनए एंड आरएनए होता है, इसलिए इन्हें हम नाम देते हैं सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल्स ऑफ द यूकैरियोटिक सेल साइटोप्लाज्म। Because they have enzyme, that's why it is the site of cellular respiration। तो याद रखिएगा सेलुलर रिस्पायरेशन की साइट है। इट मीन्स यहाँ पर एरोबिक रिस्पायरेशन होती है। कौन सी रिस्पायरेशन? दैट इज दी एरोबिक रिस्पायरेशन। और इसी रेस्पिरेशन की वजह से आपको पता है रेस्पिरेशन इज ऑक्सीडेशन प्रोसेस और रिजल्ट में बनती है एटीपी एनर्जी। तो सो इट इज आल्सो कॉल्ड पावर हाउस ऑफ सेल। तो याद रखिएगा अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पावर हाउस जो है वो हमारे सेल का कौन है, तो याद रखिएगा दैट इज दी माइटोकॉन्ड्रिया। इसे हम नाम देते हैं पावर हाउस ऑफ सेल। ओके, एरोबिक रिस्पायरेशन की साइट है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग है ऑन डीएनए एंड आरएनए की वजह से, इसलिए ऑटोनोमस ऑर्गेनेल का नाम देते हैं। अब इसमें जब एरोबिक रिस्पायरेशन होती है तो याद रखिएगा जो ग्लूकोज है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इट विल बी ब्रेक्स अप इनटू द कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर एंड प्लस एटीपी। इसी एटीपी की वजह से इसे एनर्जी करेंसी का नाम देते हैं। इसी एटीपी की वजह से इन्हें पावर हाउस कहा जाता है कि सेल के अंदर जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, जो एटीपीज रिक्वायर्ड होती हैं, वो कौन देता है? वो देता है माइटोकॉन्ड्रिया, इसलिए इसको पावर हाउस ऑफ सेल का नाम भी देते हैं। तो ये हमारे पास इक्वेशन थी फॉर व्हाट? फॉर एरोबिक रिस्पायरेशन। तो एरोबिक रिस्पायरेशन में ग्लूकोज टूटा किसमें? वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एटीपी, जिसको एनर्जी करेंसी का नाम देते हैं। तो ये तो हमारे पास थी माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में इंफॉर्मेशन। लेकिन एक आपको इंफॉर्मेटिव बात बताता जाऊं कि जितना भी याद रखिएगा कोई भी इंडिविजुअल, स्पेशली इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग अगर हम बात करें तो इंडिविजुअल receives mitochondria from mother side, या मदर साइड से रिसीव करता है कोई भी इंडिविजुअल। आपकी और मेरी बॉडी के अंदर
जो भी माइटोकॉन्ड्रिया रन करते हैं ये हमारी मदर के गिफ्टेड होते हैं। इसकी वजह ये है कि जब फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है, ये हमारे पास गैमेट्स है, दैट इज ओवम एंड ओवम फ्रॉम मदर साइड, दिस इज स्पर्म एंड स्पर्म फ्रॉम द मेल साइड एंड फादर साइड। ज्वाइनिंग होती है, जैसे इनकी फ्यूजन होती है तो याद रखना यहाँ पर हेड रीजन में होता है ओनली जीनोमिक मटेरियल। जितना भी साइटोप्लाज्म होता है ये होता है कहाँ पर, इनटू दी टेल ऑफ दी स्पर्म्स में। लेकिन जब फर्टिलाइजेशन होती है तो ओनली इसका हेड फ्यूज होता है स्पर्म का, इसलिए साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स के टेल में ही रह जाते हैं। तो मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनेल्स स्पेशली माइटोकॉन्ड्रिया जो कि टेल में होते हैं वो मेल साइड से जायगोट में नहीं आते, बल्कि मदर के जो माइटोकॉन्ड्रियाज होते हैं ये ट्रांसफर होंगे किसमें, इनटू दी जायगोट में, और आगे जैसे जायगोट डिवाइड होकर एक मुकम्मल इंडिविजुअल बनाएगा तो उस इंडिविजुअल के अंदर याद रखिएगा जितने भी माइटोकॉन्ड्रिया होंगे वो मदर साइड गिफ्टेड होते हैं। तो ये हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया था। द मोस्ट इंपॉर्टेंट डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स मींस पावर हाउस ऑफ द सेल। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट वन ऑर्गेनेल्स, दैट इज द गोल्जी बॉडीज, जिन्हें हम याद रखिएगा गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं, गोल्जी अपरेटस भी कहते हैं, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, गोल्जी apparatus, as well as the dictazomes. तो इन केस ऑफ प्लांट्स एंड रोवर एनिमल्स लाइक इंसेक्ट्स इसको डिक्टाइजोम का नाम भी देते हैं। अब ये तो हमें श्योर है कि डबल मेम्ब्रेनियस है, लेकिन इसकी स्ट्रक्चर देखी जाए तो लाइक दिस, इन केस ऑफ दी गोल्जी बॉडीज, अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो याद रखिएगा इसकी स्ट्रक्चर लाइक दैट, वेसिकुलर स्ट्रक्चर होती है लाइक दिस, ये फ्लैटन वेसिकल्स होती हैं, और इनकी जो इनर मेम्ब्रेन होती है उसे हम नाम देते हैं सिस्टर्नी। क्या नाम देते हैं, सिस्टर्नी का नाम देते हैं। तो याद रखिएगा इन केस ऑफ द स्ट्रक्चर इट इज द वेसिकुलर स्ट्रक्चर है, इसकी वेसिकल्स होती हैं, वेसिकुलर फ्लैटन वेसिकुलर फ्लैटन स्ट्रक्चर्स हैं, और वी कैन से दैट ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स आर ट्यूब्यूल्स, ट्यूब लाइक, ठीक है, वेसिकुलर है, फ्लैटेंड है, और इनर मेम्ब्रेन कॉल्ड, इनकी जो इनर मेम्ब्रेन होती है उसे हम नाम देते हैं सिस्टर्नी। क्या नाम दिया जाता है, सिस्टर्नी का नाम दिया जाता है। फ्लैटेंड वेसिकल हैं, ऑरिजिनेट कहां से हो रही हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, और ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, फ्लैटेंड वेसिकल है, लेकिन राइबोसोम नहीं होते इनके ऊपर। और अगर हम इसके फंक्शन वाइज देखें तो याद रखिएगा इन केस ऑफ द फंक्शंस, इनका काम स्टोरेज, फिनिशिंग, as well as modification and shipping of material। लेकिन कौन सा मटेरियल, जो मटेरियल ट्रांसपोर्ट किया था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में
ने जो ट्रांसपोर्ट किया था उसे स्टोर करना, उसकी फिनिशिंग करना, उसमें मॉडिफिकेशन लेकर आना, देन शिपमेंट करना, भेजना, यानी कि सीक्रेशन करना। क्या करना? सीक्रेशन। तो याद रखिएगा, सेल के अंदर जितनी भी मॉडिफिकेशन होती हैं मटेरियल्स की, वो कहाँ होंगी? इनसाइड दिस कप लाइक जो इनर वेसिकल्स होती हैं इन दी गोल्जी बॉडीज, इसके अंदर मॉडिफिकेशन होती है, मटेरियल आते हैं, मेरी मॉडिफिकेशन होती है, चेंजेस होती हैं, रैपरिंग होती है, एट दैट ट्रांस के लिए जो है वो शिपिंग के लिए नेक्स्ट साइड से ये निकलते हैं और सेल के वेरियस जो है वो ऑर्गेनेल्स के पास या सेल के साइटोप्लाज्म में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। तो याद रखना, सेल के अंदर जो सेलुलर सीक्रेशन है दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गोल्जी बॉडीज। इसलिए याद रखना कि इन केस ऑफ प्लांट्स जो डिक्टायोजोम है दे सीक्रेट polysaccharides as cell wall plate material. You know very well, cell wall plate material जिसे कहा जाता है, जिसे हम नाम देते हैं सेलुलोज का, वो कौन से पॉलीसैकेराइड होते हैं? सेलुलोज। इन केस ऑफ प्लांट्स सेलुलोज की सीक्रेशन कौन करता है? गोल्जी बॉडीज करती हैं। और सेल वॉल बनने का सिलसिला गोल्जी बॉडीज की जो सीक्रेशन है वहां से होता है। जितने भी मटेरियल हमने क्या फंक्शन वाइज पढ़ा, उनको रिसीव करना, स्टोर करना, फिनिशिंग करना, मॉडिफिकेशन करना एंड शिपमेंट करना, मींस भेजना, सीक्रेट करना, निकालना, दैट इज द फंक्शन ऑफ गोल्जी बॉडीज। और ये सेल वॉल प्लेट मटेरियल भी इन केस ऑफ एनिमल सीक्रेट करते हैं। इसलिए याद रखिएगा कि हम गोल्जी बॉडीज को क्या नाम देते हैं? सेल सीक्रेटरी ऑर्गेनेल्स का नाम देते हैं। सेल सीक्रेटरी ऑर्गेनेल। अगर आपसे इंट्री टेस्ट में क्वेश्चन कर लिया जाए कि सेल सीक्रेटरी ऑर्गेनेल्स कौन सा है, तो आपका जवाब आना चाहिए, अगर गोल्जी बॉडीज लिखा है तो आप गोल्जी बॉडी पर टिक करेंगे, गोल्जी प्लेटस लिखा है तो इस पर टिक करेंगे, गोल्जी कॉम्प्लेक्स लिखा है तो इस पर टिक करेंगे, या डिक्टायोसोम लिखा तो आप इस पर टिक करेंगे। ये हमारे पास थी डिस्क्रिप्शन अबाउट दी एज अ डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल्स गोल्जी बॉडीज की। याद रखिएगा, पीछे मैं आपको बता भी चुका हूं, शायद याद रखना, गैमिलो गोल्जी नामी साइंटिस्ट ने सबसे पहले इसे डिस्कवर किया था यूकैरियोटिक सेल में, इसलिए उसने इस ऑर्गेनेल का नाम अपने ही नाम पे रख दिया, गोल्जी apparatus। So in the next lecture inshallah we will discuss about the plastids, that is also membrane bonded organelles and other single membrane bonded organelles. Thanks.